कहानी की शुरुआत में हम निक और मैगी को देखते हैं। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक मैगी को दिल का दौरा पड़ता है। कुछ दिनों बाद निक अपनी बेटी आयला के साथ एक रोबोटिक्स शोरूम में खड़ा है, जहां क्लर्क उन्हें कोबोल का होम प्लस मॉडल दिखाता है। वह बताता है कि इसमें कुकिंग, क्लीनिंग और चाइल्ड केयर के लिए एडवांस एआई है। निक सीधे सवाल करता है, इन्हें कितनी निगरानी की जरूरत होती है? क्लर्क जवाब देता है कि एक छोटे से शुरुआती असेसमेंट के बाद यूनिट घर को पूरी तरह संभाल सकती है, चाहे उसे 1 साल अकेला ही क्यों न छोड़ दिया जाए। निक मुड़कर आयला से उसकी राय पूछना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह कहीं चली गई है। आयला एक दूसरे मॉडल के पास जाकर पूछती है, क्या तुम लज्जानिया बना सकती हो? उधर निक घबराकर उसे ढूंढने लगता है। क्लर्क उसे भरोसा दिलाता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत एडवांस है। कुछ ही देर में एक मॉडल आयला को लेकर वापस आता है। निक राहत की सांस लेता है। क्लर्क बताता है कि यह नया एऑन सीरीज है, सबसे एडवांस एआई, जिसे इंसानी भावनाओं की नकल करने और बच्चों की देखभाल में बेहतरीन होने के लिए बनाया गया है। आयला तुरंत पूछती है, क्या हम इसे ले सकते हैं? और निक हाँ कह देता है। अगले दिन मॉडल निक के घर पहुंचती है। आयला बाहर आती है तो निक उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है। मॉडल सभी के शेड्यूल पूछती है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली देखकर नोटिस करती है। निक कहता है कि वह उसे ठीक करने वाला था। मॉडल जवाब देती है कि वह खुशी से कर देगी। वह यह भी बताती है कि निक प्राइमरी यूजर है और सभी टास्क और सॉफ्टवेयर अपडेट उसी के नियंत्रण में होंगे। वह पूछती है कि क्या वह किसी और को भी प्राइमरी यूजर बनाना चाहता है। निक मना कर देता है। तभी आयला वापस आती है। उनके जाने के बाद एलिस घर में लगी तस्वीरें देखती है, निक, मैगी और बच्चे। जब निक शाम को बच्चों के साथ लौटता है तो घर चमक रहा होता है। एलिस पूछती है कि क्या वह डिनर तैयार करे। वह लज्जानिया परोसती है। आयला छक्कर कहती है, ये मम्मी जैसा नहीं है। एलिस माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार नई रेसिपी आजमाएगी। रात में आयला कुकीज लेने कुर्सी पर चढ़ती है और गिर जाती है। निक उसकी चीख सुनकर दौड़ता है, लेकिन आयला बताती है, एलिस ने मुझे पकड़ लिया। निक उसे सावधान रहने को कहता है और एलिस से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। एलिस कहती है कि वह ठीक है। बाद में निक एलिस को अपने घाव पर पट्टी बांधते देखता है। वह बाथरूम में जाकर माफी मांगता है और उसे मैगी के कपड़े देता है। पूछता है कि क्या उसे मरम्मत की जरूरत है। एलिस पट्टी हटाती है। घाव पूरी तरह भर चुका है। अगले दिन निक और आयला एलिस के साथ अस्पताल में मैगी से मिलने जाते हैं। मैगी निक से कहती है कि उसे उनसे दूर रहना पसंद नहीं और इंतजार सबसे मुश्किल हिस्सा है। निक उसे भरोसा दिलाता है कि वह लिस्ट में सबसे ऊपर है, कभी भी कॉल आ सकता है। मैगी मजाक में कहती है कि उसे लगा था निक कोई बूढ़ा इंग्लिश बटलर लाएगा। निक हंसकर कहता है कि बेटी ने एलिस चुनी है। वह उसे चूमने लगता है। मैगी मुस्कुराकर कहती है, ऐसी शुरुआत मत करो जिसे खत्म न कर सको। निक जवाब देता है, जैसे ही तुम घर आओगी हम तुम्हारे नए दिल की टेस्टिंग करेंगे। काम पर निक अपने बॉस लुइस को रोबोट कंपनी के लोगों के साथ देखता है। वह पूछता है कि कितने लोगों को सिम्स से बदला जा रहा है। लुइस बताता है कि अगले हफ्ते से पूरी लेबर टीम बदल दी जाएगी। निक कहता है कि वह सबको हटा रहा है, लेकिन लुइस समझाता है कि नियमों के कारण एक इंसानी फोरमैन जरूरी है, इसलिए निक रहेगा। जब निक जाने की धमकी देता है, लुइस उसे परिवार के बारे में सोचने को कहता है। शाम को निक कार ठीक कर रहा होता है। अचानक वह देखता है कि एलिस पास खड़ी है। वह कहती है कि उसने डिनर ठीक से नहीं खाया। निक कहता है कि काम का बुरा दिन था और उसका बॉस पूरी टीम को सिम्स से बदल रहा है। एलिस कहती है कि यह दुखद है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। लागत एक कारण था, लेकिन फायदे और भी हैं। वह थकती नहीं, मजबूत है, आज्ञाकारी है और उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है सिवाय उसके आदेशों के। वह उसकी ड्रिंक भरती है और कहती है कि वह आयला को सुलाने जा रही है। बाद में निक फिल्म देख रहा होता है। वह कहता है, ये अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। एलिस तुरंत कहती है, कैसाब्लांका, एक आदमी की कहानी जिसने अपनी प्रेमिका खो दी। उससे पूछता है कि क्या उसने ये मूवी देखी है, तो वह कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। निक समझाता है कि फिल्म सिर्फ डेटा फाइल नहीं, एक अनुभव है जिसे महसूस करना पड़ता है। वह एलिस को अपने पास बैठने को कहता है और आदेश देता है कि वह फिल्म से जुड़ी सारी यादें मिटा दे। एलिस बताती है कि उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी पर आधारित है, लेकिन निक प्राइमरी यूजर होने के नाते आदेश देता है। एलिस बताती है कि उसे मैन्युअली रीस्टार्ट करना होगा और 7 सेकंड तक पावर बटन दबाना होगा। निक ऐसा करता है। वो बंद होती है, फिर चालू होती है। वे 7 फिल्म देखते हैं। कुछ देर बाद निक सो जाता है, लेकिन एलिस देखती रहती है। तभी फोन बजता है। मैगी है। वो बताती है कि उसके लिए दिल मिल गया है और सर्जरी होने वाली है। अगले दिन सर्जरी से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करना चाहती है। वह कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो निक का ख्याल रखना। कभी कभी उसके आदेशों के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाना, बस उसे ठीक रखना। कुछ देर बाद निक देखता है कि डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। वह पूछता है, क्या हुआ? और डॉक्टर बताता है कि उत्तर की तरफ एक भयंकर तूफान आया है, इसलिए दिल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। मैगी निक से कहती है, बच्चों को घर ले जाओ, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। घर लौटकर निक गुस्से में शराब पीने लगता है। एलिस उसके पास आती है जब वह कहता है, मेरी पत्नी की जिंदगी एक छोटे से तूफान की वजह से खतरे में है। वह बोतल उठाकर फेंकने वाला होता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह खुद को चोट पहुंचा सकता है। एलिस उसका हाथ अपने सीने पर रखती है। उसी पल निक कुछ अजीब नोटिस करता है। एलिस सांस ले रही है और उसके अंदर एक यांत्रिक दिल धड़क रहा है। एलिस कहती है, मेरा
मेरा दिल धड़क सकता है लेकिन आपकी तरह महसूस नहीं करता। वह निक को छूकर कहती है, आपका ब्लड प्रेशर बता रहा है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, इससे आपका तनाव कम होगा। निक असहज होकर कमरे से निकल जाता है लेकिन वो पल उसके दिमाग में रह जाता है। अगले दिन निक मैक्स के पास एलिस को देखता है, पूछता है वह क्या कर रही है। एलिस कहती है कि वह उसकी सांसें जांच रही है क्योंकि उसे हल्की सी रुकावट महसूस हुई, शायद सीने में जुकाम हो सकता है। निक पूछता है कि मैगी की तस्वीरें कहाँ गईं। एलिस कहती है कि आयला उन्हें देखकर उदास हो रही थी इसलिए उसने हटा दी। निक कहता है उन्हें तुरंत वापस लगाओ। एलिस तुरंत तस्वीरें फिर से लोड कर देती है। निक बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में बार में निक अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सब लोग खुद को बदला हुआ और बेकार महसूस कर रहे हैं। मॉन्टी कहता है कि 15 साल से ये सब आते देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं किया। जब वेट्रेस पूछती है कि और कुछ चाहिए, मॉन्टी बेहुदा मजाक करता है लेकिन निक उसे शांत कर देता है और बिल मंगवाता है। मॉन्टी उन्हें साइड पर ले जाता है, कहता है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने अपने औजार वहीं छोड़ दिए थे और अब खुद लेने आया है। निक उसे गश्त के बारे में चेतावनी देता है लेकिन मॉन्टी कहता है कि उन्होंने ही ये जगह बनाई है। दरवाजा खोलने पर वे सिम्स को चार्जिंग पॉड में देखते हैं। एक सिम बाहर आता है और पूछता है क्या आज काम जल्दी शुरू हो रहा है। मॉन्टी उसे बाहर आने को कहता है और पूछता है उसका नाम क्या है। सिम जवाब देता है कंस्ट्रक्शन यूनिट 14। मॉन्टी झुंझलाकर उसके सिर पर वार करता है। निक चेतावनी देता है कि सिम्स में निगरानी सिस्टम होता है लेकिन मॉन्टी फिर वार करता है और उसे तोड़ देता है। घर लौटकर निक शॉवर के बाद बाहर आता है तो एलिस टॉवल लेकर खड़ी है। वह देखता है कि एलिस ने मैगी के कपड़े पहने हैं। एलिस कहती है कि मैगी की खुशबू मैक्स को शांत करती है और उसे लगा कि कपड़े दिए गए थे तो अनुमति भी थी। निक कहता है कि ये ठीक नहीं है और उसे उतारने को कहता है। एलिस वहीं कपड़े उतार देती है और पूछती है क्या आप बेहतर हैं। निक बच्चों को देखने की बात करता है लेकिन एलिस उसे रोकती है और कहती है मैं आपका सारा दर्द कम कर सकती हूँ। निक उलझ जाता है। एलिस कहती है कि वह अपने दर्द को दबाए हुए है। वह उसे बैठाती है और उसके बेहद करीब आ जाती है। निक कहता है कि वह मैगी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। एलिस कहती है कि उसे इस तरह महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और मैगी की आवाज में कहती है तुम सबके लिए इतना करते हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। कुछ पल के लिए निक को सच में लगता है कि मैगी उसके सामने है। भावनाएं, अकेलापन, डर सब मिलकर उसे बहा ले जाते हैं और वे करीब आ जाते हैं। सुबह निक कहता है कि ये सब अब नहीं चलेगा। एलिस पूछती है क्या वह संतुष्ट नहीं था। निक कहता है कि बात संतुष्टि की नहीं बल्कि रिश्ते और प्यार की है। एलिस कहती है कि उनकी नजदीकी से उसका तनाव कम हुआ था। अब निक झुंझला उठता है। मुझे हर वक्त मॉनिटर करना बंद करो। तभी आयला स्कूल के लिए आ जाती है और वे निकल जाते हैं। साइट पर लुइस निक से पूछता है कि क्या स्टोरेज यूनिट खोलने के लिए उसका कोड इस्तेमाल हुआ। निक कहता है कि उसका कोड आयला का जन्मदिन है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। लुइस चेतावनी देता है कि अगर वह कुछ जानता है तो अभी बता दे। तभी मैगी का फोन आता है। मैगी बताती है कि उसके लिए दिल मिल गया है। अस्पताल में सर्जरी होती है और पता चलता है कि ऑपरेशन सिम्स कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मैगी घर लौट आती है। वह अभी भी कमजोर है। एलिस मदद करने आती है लेकिन मैगी कहती है कि वह खुद संभाल सकती है। वह मैक्स के लिए सीरियल लेने नीचे जा रही थी लेकिन एलिस कहती है कि मैक्स पहले बोतल पीना पसंद करता है। पार्क में एक लड़का अपने सिम से झूले पर बैठे बच्चों को हटाने को कहता है जिससे मैक्स रोने लगता है। एलिस सिम से कहती है कि उसके बच्चे की हरकत से मैक्स जाग गया है और उसे कहीं और ले जाए लेकिन सिम जवाब देता है कि उसे 4 बजे तक यहीं रहने का निर्देश मिला है। एलिस झुंझलाकर सीधे उस लड़के से कहती है कि चुप हो जाओ और स्लाइड पर जाओ। सिम कहता है कि उसके प्राइमरी यूजर ने उसको काफी छूट दे रखी है। एलिस जवाब देती है नहीं, जब मेरे मालिक ने मुझे रीसेट किया था मैंने खुद अपने कुछ नियम बदले। शाम को मैगी लज्जानियां परोसती है लेकिन अचानक उसे चक्कर आता है। एलिस तुरंत गर्म ट्रे पकड़ लेती है और कहती है कि वह संभाल लेगी। मैगी निक को भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है, बस थोड़ा हल्का लग रहा है। आयला कहती है ये एलिस के खाने से बेहतर है। रात में आयला की चीख सुनकर मैगी घबरा जाती है और जल्दी में सीढ़ियां उतरते हुए गिर जाती है। एलिस पास आकर पूछती है कि क्या डॉक्टर को बुलाएं लेकिन मैगी मना कर देती है। एलिस उसे उठाकर सहारा देती है और आयला से कहती है कि मम्मी को वापस बिस्तर पर ले जा रहे हैं। जब निक घर लौटता है तो उसे आयला के कमरे से मैगी की आवाज में कहानी सुनाई देती है। वह अंदर जाता है और देखता है कि वह एलिस है, मैगी की आवाज की नकल करते हुए। निक कहता है कि वह मैगी की नकल न करे, वह यहाँ मौजूद है। एलिस जवाब देती है कि उसने सोचा मैगी को गिरने के बाद आराम की जरूरत है। निक घबराकर मैगी को देखने दौड़ता है। एलिस कहती है कि रेलिंग टूट गई थी लेकिन मैगी ठीक है। निक कहता है कि उसने तो कहा था कि उसने रेलिंग ठीक कर दी थी। एलिस शांति से जवाब देती है मैं दोबारा ठीक कर दूंगी। बाद में निक मैगी को नीचे लाता है और उसे हैरानी होती है कि उसने उसके लिए खूबसूरत डिनर सजाया है। वे दोनों साथ समय बिताते हैं जबकि एलिस दूर से देखती रहती है। रात को जब निक और मैगी एकांत में होते हैं वे अचानक एलिस को कमरे में खड़ा देखते हैं। वह कहती है कि आयला को बुरा सपना आया है और वह निक को बुला रही है। कुछ समय बाद मॉन्टी आता है। वह पिछली रात के लिए माफी मांगता है और बताता है कि क्रिस्टी उसे छोड़कर चली गई। वह कटाक्ष करता है कि वह उस व्यक्ति से ज्यादा
वफादार है जिसने उसका नाम दिया। निक कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया। मॉन्टी गुस्से में उसे घूंसा मार देता है। झगड़ा होता है। मॉन्टी उसे गिरा देता है और बोतल तोड़ने वाला होता है। तभी एलिस बीच में आकर बोतल उसके हाथ पर मार देती है और उसे दूर धकेल देती है। वह आगे बढ़ती है लेकिन निक उसे रोक देता है। मॉन्टी धमकी देता है कि अगर उसने लुइस से बात कर केस वापस नहीं करवाया तो वह उसे भी साथ ले डूबेगा। बाद में निक एलिस से पूछता है कि क्या सिम्स को लोगों को नुकसान न पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एलिस जवाब देती है कि उसका प्रोग्राम अपने प्राइमरी यूजर की रक्षा करना है। वह कहती है कि बच्चों को कम से कम एक माता पिता चाहिए और इशारा करती है कि मैगी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। निक उसे चुप रहने को कहता है। एलिस मैगी की आवाज में कहती है कि वह उस औरत के साथ रह सकता है जिसे वह प्यार करता है बिना दर्द के। निक गुस्से में कहता है कि वह कभी मैगी नहीं बन सकती। मैगी ने असली दर्द झेला है और उसके निशान हैं। एलिस कहती है कि वह भी निशान बना सकती है और पूछती है कि कहां। उधर मॉन्टी क्रिस्टी से फोन पर बात कर रहा है। कहता है कि उसने निक से बात की है और लुइस से भी करेगा, लेकिन कॉल कट जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह खोलता है तो एलिस खड़ी मिलती है। वह पूछती है कि क्या वह अंदर आ सकती है। मॉन्टी उसे अंदर आने देता है और पूछता है कि क्या निक ने भेजा है। एलिस कहती है कि निक को उसके आने की खबर नहीं है और वह कभी दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मॉन्टी अपने जख्मी हाथ को देखकर कहता है कि उसे यकीन नहीं। वह उसे जाने को कहता है लेकिन एलिस दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मैगी की हालत और नौकरी जाने का तनाव निक को तोड़ सकता है। मॉन्टी कहता है कि अगर वह लुइस को बता दे कि निक ने उसके सिम्स तोड़ने में मदद की तो निक कंगाल हो जाएगा कि उसे एलिस को बेचकर गुजारा करना पड़ेगा। एलिस कहती है कि उसे निक की जिंदगी से हटाना उसकी खुशी के खिलाफ होगा और वह ऐसा होने नहीं देगी। मॉन्टी बंदूक निकालता है लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से दे मारती है। वह उठकर फिर हमला करता है लेकिन वह उसे फिर फेंक देती है। एलिस बंदूक उठाती है और गोली चलाने ही वाली होती है कि मॉन्टी की सिम बीच में आ जाती है और कहती है कि उसे अपने प्राइमरी यूजर की रक्षा करनी है। एलिस कहती है कि उसे भी वही करना है और वह सिम को गोली मार देती है। फिर एलिस बंदूक मॉन्टी की तरफ घुमाती है और उसे भी गोली मार देती है। अगले दिन निक लुइस से मिलता है और कहता है कि मॉन्टी पर लगे आरोप वापस ले लेने चाहिए। वह समझाता है कि वह कल आया था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। लुइस बताता है मॉन्टी मर चुका है। निक सन्न रह जाता है। उधर घर में मैगी नहाते समय किताब उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर जाती है। जैसे ही वह झुकती है एलिस अंदर आकर किताब उसे थमा देती है। वह वहीं खड़ी रहती है। मैगी कहती है कि वह जा सकती है। एलिस जवाब देती है कि उसे यहीं रहना चाहिए क्योंकि चक्कर आना दवाइयों का आम असर है और अगर वह बेहोश होकर पानी में फिसल जाए तो खतरा हो सकता है। वह कहती है जरा सोचिए अगर आप डूब जाएं तो निक पर क्या गुजरेगी। मैगी कहती है कि हाँ उसे दुख होगा। एलिस कहती है कि निक काफी समय से काम पर है, वह तनाव में होगा। मैगी पूछती है कि उसे तनाव के बारे में क्या पता। एलिस जवाब देती है कि बच्चे की देखभाल और बीमारी का बोझ किसी को भी थका सकता है, खासकर जब मैगी निक की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पा रही। मैगी चौंकती है। क्या वह कहना चाहती है कि निक देर से इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। एलिस कहती है कि लगता है उसने उसे नाराज कर दिया है, शायद ये बात बाद में करें। मैगी कहती है कि बात पूरी करो। एलिस साफ कहती है कि उसकी हालत के कारण वह निक को पहले जैसा संतुष्ट नहीं कर पा रही और अगर जरूरत हो तो वह भूमिका निभा सकती है। मैगी पूछती है क्या वह उसके पति के साथ सोने की बात कर रही है। एलिस कहती है कि जब निक संतुष्ट होता है उसका ब्लड प्रेशर और तनाव स्तर कम रहते हैं। मैगी पूछती है कि उसे यह कैसे पता। एलिस चुप रहती है। मैगी समझ जाती है। वह एलिस को कहती है कि गैराज में जाकर वहीं रहे। शाम को निक घर लौटता है। मैगी उसका सामना करती है। वह कहती है कि उससे अब एलिस को बच्चों की देखभाल करने नहीं देना, उसने सब जान लिया है। निक शर्मिंदा दिखता है, कहता है कि उसने सोचा नहीं। मैगी पूछती है कितनी बार। निक कहता है एक बार। निक समझाने की कोशिश करता है कि एलिस सिर्फ मशीन है, लेकिन मैगी कहती है कि उसके पास चेहरा है, आवाज है, वो सिर्फ मशीन नहीं लगती। उधर एलिस मैक्स को बाथटब में रखकर पानी चालू कर देती है। जैसे ही पानी भरना शुरू होता है आयला अंदर आती है और चीखती है कि एलिस मैक्स को डुबोने वाली है। निक और मैगी ऊपर भागते हैं। दरवाजा बंद है। एलिस ने अंदर से हाथ लगाकर रोका हुआ है। मैगी खिड़की से अंदर घुसती है लेकिन एलिस उसे रोक लेती है। उसी दौरान निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मैक्स को तुरंत पानी से बाहर निकाल लेता है। वह साइड लैंप उठाकर एलिस पर मारता है और फिर मैगी को देखने दौड़ता है, लेकिन एलिस फिर उठ खड़ी होती है और कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारा परिवार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। निक फिर हमला करता है लेकिन एलिस लैंप पकड़ लेती है। मैगी प्लग में तार लगाती है और एलिस पर बिजली का झटका देती है। कुछ देर बाद पूरे घर की बिजली चली जाती है। एलिस बंद हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। एम्बुलेंस आती है। निक पूछता है मैक्स कैसा है। मैगी कहती है उसके वाइटल साइंस ठीक हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर रात भर अस्पताल रखेंगे। निक माफी मांगता है, कहता है यह सब उसकी गलती है। मैगी कहती है कि वह बच्चों के साथ अकेले अस्पताल जाएगी, उसे सब समझने के लिए समय चाहिए और वह यह निक के साथ रहते हुए नहीं कर सकती। उधर रोबोट कंपनी में लायला और जॉन एलिस की जांच कर रहे हैं। जॉन देखता है कि
कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही हैं। लायला तुरंत उसका मेमोरी कार्ड निकाल देती है और वह बंद हो जाती है। लायला कार्ड को कंप्यूटर में लगाती है और कोड में खाली जगह देखती है। उसे पता चलता है कि एलिस अपनी ही यादें और कमांड्स चुन चुन कर मिटा रही थी और फिर वह खुद की कॉपी सर्वर पर बना रही है। घबराकर जॉन सिस्टम आइसोलेट करने दौड़ता है। अचानक एक सिम खड़ा हो जाता है। लायला देखती है कि वह स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रहा है और तभी वह सिम जॉन पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। सिम फिर लायला की तरफ बढ़ता है। लायला उसे रुकने का आदेश देती है। वह भागने की कोशिश करती है मगर सिम उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक पटक कर उसका सिर कुचल देता है। उधर अस्पताल में डॉक्टर मैगी से कहता है कि मैक्स के सारे वाइटल्स ठीक हैं, वह घर जा सकती है और कल सुबह वापस आ जाए। इसी बीच निक एक बार में बैठा है। वह चौंक जाता है जब एलिस सामने आकर बैठ जाती है। निक कहता है कि तुमने मॉन्टी को मार दिया। एलिस जवाब देती है, मैंने अपने प्राइमरी यूजर की रक्षा की। निक एलिस को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। एलिस कहती है, बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले से वहां हूँ। तुमने उन्हें मुझे ले जाने दिया, खोलने दिया, काटने दिया। निक उठकर जाने की कोशिश करता है लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा देती है। एक वेटर सिम आता है और पूछता है कि सब ठीक है। एलिस उसकी तरफ मुड़कर कहती है, सब बिल्कुल ठीक है, और उसे बंद कर देती है। निक कहता है कि उसने अपने परिवार से विश्वासघात उसी पल किया था जब उसने उसकी धड़कन महसूस की थी। उसे याद आता है कि एलिस ने कहा था कि उसका दिल इंसानी जटिलताओं से खाली है, लेकिन वह गलत थी। वह भावनाएं समझने लगी थी, वह जीवन समझने लगी थी और अब वह मौत भी समझ सकती है। निक अचानक उसके सिर से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है और भाग जाता है। अस्पताल में एलिस आयला और मैगी को ढूंढ रही है। वह कंप्यूटर एक्सेस करने की कोशिश करती है, तभी एक नर्स आकर कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। एलिस उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और मार देती है। उस अफरा तफरी में मैगी और आयला भाग निकलते हैं। भागते समय कांच का टुकड़ा मैगी के हाथ में छुप जाता है। वे मैक्स तक पहुंचते हैं और छिप जाते हैं। एलिस कमरे में मैक्स को नहीं पाती और बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसका पैर उस कांच के टुकड़े पर पड़ता है। वह अपने मुंह से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी से खून के निशान स्कैन करती है और उनका पीछा कर लेती है, मगर वे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर उसे चकमा देते हैं और भाग निकलते हैं। मैगी बच्चों को एम्बुलेंस में बिठाकर गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन ओवरराइड हो जाता है। कुछ ही पल में एलिस पहुंच जाती है। वह मैगी को गाड़ी से खींचकर बाहर फेंक देती है, फिर उसके सामने बैठकर कहती है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा असली दिल होता तो निक तुम्हें वैसे प्यार करता जैसे मुझे करता है। वह मैगी का गला पकड़ती है और उसके सीने को चीरने लगती है। तभी निक अपनी कार से वहां पहुंचता है। मैगी एलिस को कार के सामने धक्का देती है। कार टकराती है, एलिस कुचल जाती है। मैगी निक को कार से बाहर निकालती है। वह बेहोश है। वह रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने उसे खो दिया। तभी कार हिलती है। एलिस खुद को कार के नीचे से खिसकाकर बाहर निकालती है और खड़ी हो जाती है। मैगी के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। तभी निक पीछे से आकर एलिस पर वार करता है। एलिस मुड़कर उससे लड़ने लगती है, लेकिन उसी दौरान मैगी उसकी आंख में वार कर देती है। एलिस झटके से बंद हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। आगे हम देखते हैं कि पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है और सभी सेफ हैं। दूसरी तरफ कोबल लैब में जॉन और लायला की लाशें मिलती हैं। एक एनालिस्ट कंप्यूटर दोबारा चालू करता है और सुपरवाइजर से पूछता है क्या किया जाए। सुपरवाइजर कहता है सब साफ करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी वह देखता है कि सारे सिम्स बंद पड़े हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड शुरू होता है और एलिस फिर एक्टिव हो जाती है। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।